तो ट्रू साइको की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर टैंग वू जो होते हैं वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर डू हियोक जो होता है अटैक कर रहा होता है और वो उसके हाथ के अंदर नीडल अंसाकर उसके हाथ को ब्लॉक करते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसी के साथ ही डू हियोक उसकी तरफ देखता है और साथ ही उस नीडल की तरफ देखता है क्योंकि नीडल की वजह से उसका हाथ जो होता है वहां पर थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो चुका था। जब किसी के साथ टैंग सैम जो होता है वो भी साइड के ऊपर से निकल कर आ जाता है और उस जगह के ऊपर आता है और आकर देखता है और कहता है मुझे लगा ही था कि ये एक मॉन्स्टर है और मेरी तरह यहाँ पर छुपा हुआ है, इसने अपनी असलियत को छुपाया हुआ है। मास्टर टैंग वू की जो पॉइजनस नीडल होती है उसकी वजह से पॉइजन जो होता है वो डूयो की बॉडी के अंदर जा रहा होता है जहां पर डूयो का अपनी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है। वो अपनी थंडर पावर के साथ उस पॉइजन को बॉडी से निकाल लेता है और इसी के साथ ही मास्टर टैंग वो भी जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं जहां पर मास्टर इन उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तो वो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह के वाक्य होते रहते हैं, अक्सर इस तरह के लोग निकल ही आते हैं, लेकिन देखो तो जरा यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक दामाद अपने ही ससुराल वालों को यहाँ पर बेदर्दी के साथ मार रहा है। और इसी के साथ ही डू योग जो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इनका दामाद बनने के लिए आया था? नहीं, मैं इन कमीनों को मारने के लिए ही यहाँ पर आया था। और साथ में पीछे फिर से वहां पर धमाके की आवाज आती है तो ये धमाका जो होता है फिर से पैट्रियार्च के रूम में हुआ होता है क्योंकि वहां पर भी अटैक हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर टैंग वो कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद अब तुम्हें खुद ही यहाँ पर बकना पड़ेगा कि यार तुम हो कौन। तो मास्टर से कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर तमीज से तुमसे पूछ रहा हूँ तो चुपचाप मुझे बता दो, क्योंकि अगर मैंने अपने पॉइजनस नीडल्स को यूज किया तो फिर तुम यहाँ पर खुद ही बताओगे, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारी आधी बॉडी जो है वो कट फट चुकी होगी। जबकि दूसरी तरफ से डू योक उसे कहता है कि अच्छा तो पहली बार यहाँ पर सीक्रेट बटरफ्लाई इंटरनल आर्ट को देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना और पहली बार तुमसे फाइट करके मजा आएगा। जबकि माँ टैंग सैम जो होता है वो देख रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर से भागने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि डू योक अपने आसपास देख रहा होता है। माँ टैंग सैम जो होता है वो कहता है लेकिन ये बंदा किस तरफ देख रहा है, क्या ये यहाँ पर अकेला है या फिर इसके साथी भी यहाँ पर है, लेकिन ये आसपास देख रहा है और कौन सी जगह से भागने वाला है, मुझे लगता है ये किसी को पकड़ने वाला है। तो उसी के साथ ही वहीं पर से टैंग वा निकल आती है। तो टैंग वा कहती है कि ग्रैंडफादर वहां पर क्या कर रहे हैं और किससे फाइट कर रहे हैं। तो मां टैंग सैम कहता है कमीना कहीं का। डू योग यहाँ पर टैंग वा को बंदी बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो टैंग वू के हाथ से निकल कर जा सके। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे हीरो बनने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ डू योग जो होता है उसे वहां पर टैंग वा दिखाई दे देती है, तो उसी के साथ सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है जहां पर मास्टर टैंग वू को लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। मास्टर टैंग वू से कहता है कि लड़के मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझसे वाकई में फाइट करना चाहते हो, क्योंकि अब तो तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। और जैसे वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है और अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करने लगता है, दूसरी तरफ हमारा सेम टाइम के ऊपर टैंग सैम जो होता है वो भागता हुआ टैंग वा की तरफ आगे बढ़ता है। एक तरफ से मास्टर वू अपनी पॉइजनस नीडल्स को सामने की तरफ थ्रो करते हैं और दूसरी तरफ से टैंग डू योग जो होता है वो अपनी तलवार को सामने की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वो तलवार जो होती है वहां से मुड़कर सीधी टैंग वा की तरफ चली जाती है, जिससे ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अचानक से ये बैटल के बीच से गायब क्यों हुआ और तलवार कहां पर जा रही है। तो वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर सामने बिल्कुल टैंग वा खड़ी होती है और वो चिल्लाकर कहता है कि पोती वहां पर से साइड के ऊपर हटो, लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो तलवार वाली एनर्जी जैसी वहां पर टैंग वा के साथ टकराने लगती है, टैंग सैम बीच में आ जाता है, उसे उठाकर साइड के ऊपर जंप करता है और उसे वहां पर धमाके से बचा लेता है। तो मास्टर टैंग वो भागते हुए उस जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहां पर धमाका हुआ था, वहां कर देखते हैं और कहते हैं कि टैंग वा क्या तुम ठीक हो। तो जब वो देखते हैं कि टैंग सैम ने उसे उठा रखा होता है और वो ठीक होती है, यानी कि उसकी हालत थोड़ी बहुत खराब होती है लेकिन वो ठीक होती है, तो वो उसे कहते हैं कि टैंग सैम तुमने जहां पर टैंग वा को बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही वो टैंग वा को उसके पास से ले लेते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया। जबकि यहीं पर डू योग को दिखाता है कि वो छत के ऊपर बैठा होता है और ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जबकि हमारा टैंग सैम सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इसने टैंग वू को यहाँ पर चकमा दे दिया इसका मतलब यह है कि ये टैंग वू के लेवल के बराबर या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो डू योग उसे कहता है कि देखो तो यहाँ पर हमारा छोटू टैंग हीरो बन गया, लड़की को बचाकर हीरो बन गया है, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हें मारने के लिए नहीं रुक सकता, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही जैसे वहां से जाने लगता है वहीं पर रुक जाता है और घूमकर साइड के ऊपर टैंग सैम की तरफ देखता है, क्योंकि टैंग सैम वहां पर अपनी डिमोनिक स्माइल दे रहा होता है। तो जब वो उसकी तरफ देखता है और हैरान हो जाता है कि ये कमीना यहाँ पर जिस तरह से हंस रहा है, इसे देखकर ही पता चल रहा है कि कल जो लाइट चमकी तो जो सिग्नल यहाँ पर किसी ने दिया था वो इसी कमीने ने दिया था। इसका मतलब यह है किसी कमीने की वजह से मेरा सारे का सारा प्लान फेल हुआ है। अगर ये कमीना कल यहाँ पर लाइट नहीं चमकाता तो यहाँ पर हमारा प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल रहता और हम लोग बड़ी आसानी से इनके ऊपर अटैक कर सकते थे। तो वो उसे कहता है कि लड़के मैं तुम्हें याद रखूंगा टैंग सैम, हम दोबारा मिलेंगे। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग जाता है, जबकि ग्रैंडपा चलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और उसकी पोती उसे कहती है ग्रैंडपा प्लीज उसके पीछे मत जाए, प्लीज यहाँ पर से मुझे डॉक्टर के पास ले चले। तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो उसे
कहते हैं कि लड़के तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शाम के वक्त का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा कोर्ट होता है, जहां पर पैट्रियार्च होता है। तो पैट्रियार्च के ऑफिस के अंदर दिखाता है कि उसकी बिल्डिंग भी टूट चुकी होती है, साथ ही वहां पर बहुत सारे गार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। और यहीं पर दिखाते हैं कि पैट्रियार्च के ऊपर 4 लोग अटैक करने के लिए आए थे और उन चारों लोगों को वहां पर पैट्रियार्च ने मारकर उनको किंग्स वॉल के साथ टांग दिया होता है। तो वो कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर सिर्फ 4 लोग थे और 4 लोगों ने हमारे किंग्स पैलेस की ये हालत कर दी है। तो मास्टर नामगोंग वहां पर आने के बाद कहता है लेकिन ये 4 लोग तो वही लोग हैं जिनके बारे में डू योग ने कहा था कि डू योग ने इन चारों को मार दिया है। ये चारों तो वही मिस्टीरियस डिमोनिक मास्टर्स हैं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर जिंदा है तो इसका मतलब यह है कि डू योग कमीने ने हमसे झूठ बोला। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही, वो कमीना शुरू से एक डिमोनिक मास्टर था और हमारे बीच में बेस बदलकर यहाँ पर आया हुआ था। शादी तो सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी थी। हम लोगों ने यहाँ पर से जितने भी मैसेजेस बाहर भिजवाए हैं वो सारे के सारे मैसेजेस को कुछ स्ट्रेंज हॉक्स ने रास्ते में मार दिया, यानी कि जितने पंछी यहाँ से भिजवाए गए थे उन सभी को हॉक्स ने रास्ते में पकड़कर मार दिया। इसका मतलब यह है कि हम लोग बाहर जाकर किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकते और ना ही म्यूरम अलायंस को इस बारे में बता सकते हैं। हम लोग तो बिल्कुल एक चूहे की तरह एक जार के अंदर ट्रैप हो चुके हैं जो कि अपने मरने का वेट कर रहा है। तो मास्टर नामगोंग उनसे कहते हैं कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग यहाँ पर फाइट करें, या हम लोग भागे, या फिर एक मैसेंजर को भेजे म्यूरम अलायंस की तरफ। तो मास्टर उसे कहता है कि पहले वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना फाइट कर सकते हैं ना भाग सकते हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में बताओ, उसमें कितना रिस्क है। तो मास्टर इनू से कहता है कि सर तीसरे वाले ऑप्शन में अगर हम लोग यहाँ पर अपने पास एक मैसेंजर को भेजते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ भी जाए तो उसे कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन लगेंगे। वो यहाँ से सीधा म्यूरम अलायंस में जाएगा और जाकर म्यूरम अलायंस के वॉरियर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और नामगोंग फैमिली इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है और उसमें यहाँ पर मदद आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा अगर म्यूरम अलायंस तक वो सेफली पहुंच जाता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर यहाँ पर से मैसेंजर हॉक नहीं जा पा रहा तो फिर कोई इंसान कैसे जा पाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या अपने मरने का वेट करें। तो इसी के साथ ही नामगोंग उनसे कहता है लेकिन एक बंदा है जो यहाँ पर से जा सकता है, एक एब्सोल्यूट राम का मास्टर हमारे पास है जिसकी स्पीड भी काफी अच्छी है और वो साथ ही उन सभी लोगों के बीच से निकलकर जा पाएगा। मैं मास्टर टैंग वू की बात कर रहा हूं। तो पैट्रियार्च से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर टैंग वू इतने सारे लोगों के बीच से आगे निकल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अकेला यहाँ पर इतने दुश्मनों का सामना करते हुए बीच में से निकलकर जा पाएगा। तो मास्टर नामगोंग उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने आखिरी ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ी मजबूरी और डेस्परेट सिचुएशन है। अपनी नामगोंग फैमिली को बचाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर उन लोगों को इस्तेमाल करेंगे जो लोग इस जगह से निकलकर जाना चाहते हैं, जो अपने अपने घर सेफली वापस जाना चाहते हैं। हमारी इस शादी में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। आसपास की छोटी बड़ी फैमिलीज के 100 से भी ज्यादा लोग इस वक्त हमारी नामगोंग फैमिली में मौजूद है जो कि यहाँ से भागकर वापस अपने घर जाना चाहते हैं। अगर हम लोग उन लोगों को पहले निकालते हैं तो बाहर जिन लोगों ने घेराव कर रखा है वो उनके ऊपर अटैक करने में व्यस्त हो जाएंगे। इतनी देर में मास्टर टैंग वू निकलकर सीधा म्यूरम अलायंस में पहुंच जाएंगे। हमें ये करना ही पड़ेगा, हालांकि ये बहुत ज्यादा बुरा आइडिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा करने वाले हैं, क्या ये वाकई में निर्दोष मेहमानों को यहाँ पर मरने देंगे।